नमस्कार 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। निरसा के गोपीनाथपुर में मंगलवार को हुए हादसे पर जिला प्रशासन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना की पूरी जानकारी दी। इस पीसी को धनबाद उपायुक्त संदीप कुमार, एसएसपी संजीव कुमार और डीजीएमएस के डायरेक्टर मुकेश कुमार ने संबोधित किया। उपायुक्त ने बताया है कि सिर्फ ईसीएल के गोपीनाथपुर क्षेत्र में ही घटना हुई है, जिसमें 5 की मौत होने की सूचना जिला प्रशासन को संबंधित कोयला कंपनी ने लिखित तौर पर दिया है। ईसीएल के कापासारा और बीसीसीएल के दहीबाड़ी में कोई घटना नहीं घटी है। मीडिया में कई तरह की बातें लिखी गई थी, इसलिए हमने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच की। साथ ही ईसीएल और बीसीसीएल प्रबंधन ने भी प्रशासन को लिखित रूप से जानकारी दी है। ईसीएल और बीसीसीएल प्रबंधन को खतरनाक क्षेत्रों में अनाधिकृत लोगों के प्रवेश को रोकने को लेकर साफ हिदायत भी दी गई है। यदि किसी ने दबाव देकर प्रवेश करने की कोशिश की तो उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाने की बात कही गई है। वहीं उन्होंने साफ किया है कि दुर्घटना में मृतक के परिजनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उपायुक्त ने कहा है कि डीजीएमएस में भी खतरनाक क्षेत्रों में काम न हो, इसको लेकर इंश्योर करें। वहीं एसएसपी ने ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में जांच टीम गठित करने की जानकारी देते हुए बताया कि ईसीएल के गोपीनाथपुर मैनेजर की शिकायत पर निरसा थाना में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मामले में जनता से सहयोग भी मांगी गई है। टीम उनके द्वारा वहाँ लोगों को चिन्हित करने की, पहचान करने की, निकालने की वहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। उस पूरे अभियान में 5 लोग वहां पर ट्रैप पाए गए माइन में। वो बेसिकली वैसे लोग हैं जो कि माइनिंग एरिया, जैसे आप जानते हैं कि प्रोहिबिटेड एरिया है, वहां सिर्फ जो स्किल्ड माइनिंग प्रोफेशनल हैं, पर्सनल हैं, उनके जाने की अनुमति रहती है। लेकिन जो ये लोग वहां पर ट्रैप हुए थे कल, वो आसपास के गांव के रहने वाले लोग थे जो कि उस क्षेत्र में गए थे और कोयला चुनने वगैरह का काम लोग करते हैं। ऐसा वहां पर आज मेरे द्वारा भी स्थल भ्रमण किया गया। ईसीएल के जीएम और उनकी सारी टीम, डीजीएमएस की टीम वहां पर थी और उस क्रम में लोग वहां पर ट्रैप हुए और सबसाइडेंस की, धंसने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जिसमें कि 5 लोगों की डेथ हुई। एक विषय आज हम लोगों ने कुछ जो प्रिंट मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया, स्थानीय स्तर पर जो ऑनलाइन पोर्टल वगैरह है, उनमें कई जगहों पर डेथ के फिगर्स बताए गए कि ज्यादा है। उसमें ईसीएल का ही कापासारा एरिया है, उसमें कुछ जगहों पर बताया गया कि वहां पर भी एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें कुछ लोगों की डेथ हुई है और वो संख्या अलग अलग जगहों पर अलग अलग रिपोर्ट की जा रही है। कहीं पर केवल इंजरी रिपोर्ट की जा रही है, कहीं पर बताया गया कि नहीं, एक आदमी की डेथ हुई है। कुछ जगहों में उसमें कापासारा एरिया में 2 लोगों के डेथ की सूचना प्रकाशित की गई या सोशल मीडिया पर है, आपके सामने स्पष्ट कर दिया है। इस संबंध में हम लोगों ने एक कांड दर्ज किया है और एक विशेष टीम बनाई है। एसपी रूरल के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया है जो हर एक बिंदु, इस घटना से संबंधित जितने भी बिंदु हैं, हर एक बिंदु पर ये जांच करेगी और जो हमारी प्रशासनिक कार्रवाई और लीगल कार्रवाई जो होनी है उस कार्रवाई को सुनिश्चित कराएगी की पुष्टि हुई है और हम लोग इस संबंध में, क्योंकि एक हमारी स्पेशल टीम इसमें इन्वेस्टिगेट कर रही है, अगर किसी को कुछ भी इंफॉर्मेशन है इस संबंध में तो मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि आप इस संबंध में जरूर हमसे शेयर करें। का जो एरिया है जहाँ पर वर्किंग हो रहा था, जो माइंस एक्ट का परव्यू में आता है, इसमें किसी तरह का कोई घटना नहीं हुआ। जहाँ पर लीगल वे में काम कर रहा था वहाँ कोई घटना नहीं हुआ है। ये घटना उससे दूर में हुआ है जो बंद माइंस था, बंद एरिया है, टेम्पोरली उसको क्लोज किया गया था। उसमें जो बाहर के लोग थे उन लोग आकर के थेफ्ट ऑफ कोल है, उस टाइप का घटना हुआ। तो उसको अस्थायी, उसको डीजीएमएस का परव्यू में वो नहीं आता है। थेफ्ट ऑफ द कोल का हम लोग जो माइनिंग से रिलेटेड कोई सेफ्टी इश्यूज है, जहाँ पर माइंस में आदमी काम कर रहे हैं और कनेक्टेड विथ माइनिंग ऑपरेशन है, जैसे कि ब्लास्टिंग हुआ या डंपर चलाने के समय किसी का एक्सीडेंट हुआ, जिसका परमिशन ले लेता है लोग डीजीएमएस से, उस एरिया में होने पर ये माइंस एक्ट के अंदर में आता है।
इससे पहले मंगलवार को निरसा में हुए खान हादसों की जांच के लिए बुधवार को धनबाद उपायुक्त संदीप कुमार, एसएसपी संजीव कुमार समेत कई अधिकारी गोपीनाथपुर पहुंचे। इस मौके पर अधिकारियों ने पूरे मामले की जांच की और संबंधित अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा है कि ऐसी दुर्घटना होने पर एक बात सार्वजनिक हो जानी चाहिए कि खान दुर्घटना में मारा गया कोई भी पीड़ित के विरुद्ध या उसके परिजनों के विरुद्ध कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसलिए वो बिना संकोच किए पुलिस और प्रशासन को कोल माफियाओं का नाम बताए। पुलिस प्रशासन वैसे आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। इस मौके पर घटनास्थल की अविलंब भराई करने के लिए ईसीएल मुगमा क्षेत्र के महाप्रबंधक विभाग चंद्र सिंह को आदेश दिया। भी मृत्यु यहाँ कल की घटना में हुई है और अभी एसडीपीओ यहाँ पर हैं, थाना प्रभारी हैं। जिला स्तर पर भी जिला पुलिस को कहा गया है कि डेथ के केस में वो यहाँ लीगल माइनिंग कर रहे थे, इलीगल कर रहे थे। ये जिला प्रशासन का बिल्कुल कंसर्न नहीं है, ना ही किसी तरह का कोई पीड़क कार्रवाई उनके विरुद्ध की जानी है। ये थाना से लेके और जिला स्तर तक सभी को एकदम क्लियर डायरेक्शंस हैं ये। तो लोगों को ये बिल्कुल डर अपने दिमाग में नहीं रखना चाहिए कि हमारे घर के कोई गए थे वहाँ माइनिंग करने और दुर्भाग्यपूर्ण घटना में दबने के कारण या चोट लगने के बाद या किसी कारण से उनकी डेथ हुई है। तो हमको पुलिस पूछताछ के लिए या किसी काम के लिए परेशान नहीं करे, वो बिल्कुल नहीं होगा। उसके लिए आप निश्चिंत रहें। कई बार आप लोगों के माध्यम से इस तरह की बातें आती हैं कि जो रिपोर्टेड फिगर डेथ के हैं, जैसे कल के मामले में आधिकारिक 500 यहाँ बरामद हुए हैं, लेकिन कुछ न्यूज़पेपर्स में भी और कुछ सोशल मीडिया वगैरह में भी उनकी संख्या बताई जा रही है, कुछ और लोग हैं। लेकिन हम लोगों ने सभी संबंधित जो लोग हैं उनके परिवारजनों से या बाकी जो भी माध्यम है उनसे पता करने का लगातार स्थानीय पुलिस स्तर पर, प्रशासन स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। अभी तक कोई कंफर्म्ड डेथ की और सूचना नहीं है। और ये आपके माध्यम से मैं फिर से एकदम क्लियर करना चाहता हूँ कि जिनके घर के कोई भी लोग हताहत हुए हैं, उनकी डेथ हुई है, उनके विरुद्ध किसी तरह की कोई कार्रवाई हम लोग नहीं करेंगे, बल्कि आधिकारिक रूप से या अनौपचारिक रूप से अगर किसी तरह की हमारा मेन कंसर्न है वैसे लोगों का जो उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा के, उनकी इस चीज़ का फ़ायदा उठा के कि उनको एज ए लेबर यूज़ करके कुछ पेमेंट करते हैं और असुरक्षित खनन जो है वो लोग कराते हैं। तो जो ऑर्गेनाइज तरीके से उसमें चाहे कोयला चोर माफिया हो, चाहे क्रिमिनल हो ऑर्गेनाइज्ड, वो जो उस लेबर को, उस आदमी को यूज़ कर रहा है, वो हमारे लिए प्रशासन का और पुलिस का दुश्मन है। हमारा फोकस उस पर है। धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के कौआबांध कालीडी मोड़ के पास देर शाम सड़क हादसे में 2 बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर गोविंदपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया, जबकि घटना से गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया, जिसे पुलिस ने समझाकर हटवाया। दोनों युवकों के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए MMCH भेज दिया है, जबकि बाइक को जब्त कर गोविंदपुर थाना ले आई है। हालांकि मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। धनबाद के गोविंदपुर साहिबगंज मुख्य मार्ग पर नारायणपुर थाना क्षेत्र के केंदुआटाड़ गांव में तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आकर एक युवक की मौत हो गई। घटना आज सुबह 9 बजे के आसपास की है। बताया जा रहा है कि केंदुआटाड़ गांव निवासी जय मुर्मू सड़क पार कर रहा था, तभी एक अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वाहन चालक मौके से फरार हो गया। युवक की मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने टायर चलाकर घंटों सड़क जाम कर बवाल काटा। परिजन मुआवजे की मांग पर अड़े रहे। घटना की सूचना पाकर नारायणपुर सीओ प्रदीप कुमार महतो, थाना प्रभारी अभय कुमार दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों को मुआवजा देने का आश्वासन देकर जाम हटवाया गया, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मुर्मू नाम है, पैदल आ रहा था, अज्ञात वाहन मार निकल गया। अभी जाम लगी हुई है, जाम लगा तो आ रहे हैं, ये सब आ रहा है। तो कुछ मांग है अपनी, मिलता सरकारी मुआवजा। जयदेव मुर्मू नाम है, पैदल आ रहा था, अज्ञात वाहन मार निकल गया।
पेगासस जासूसी मुद्दे को लेकर धनबाद के पुराने कांग्रेस कार्यालय से रणधीर वर्मा चौक तक जिला युवा कांग्रेस ने आज एक रैली निकाली, जिसमें कांग्रेसियों ने पीएम मोदी को आड़े हाथों लेते हुए मामले में जांच की मांग की। इस रैली में धनबाद जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष कुमार गौरव, जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह के साथ काफ़ी संख्या में कांग्रेसी उपस्थित थे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह ने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं करते हैं तो आने वाले समय में सड़क से सदन तक कांग्रेस आंदोलन करेगा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर अपना पक्ष रख रही है और सरकार पर जासूसी करने का आरोप भी लगा रही थी। आज ये साबित भी हो गया है कि चौकीदार चोर है। धनबाद जिला युवा कांग्रेस की ओर से, जिसके अध्यक्ष हमारे कुमार गौरव जी हैं, उनकी अध्यक्षता में ये पैदल मार्च का आयोजन किया गया है और ये पूरे भारत में हर जिला में इस तरह का प्रदर्शन किया गया है और केवल पेगासस जासूसी कांड के खिलाफ में हम लोग ये पैदल मार्च किए। और मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते ये मांग करता हूँ कि जिनके विरोध में अब तक ये जासूसी कराया गया है और जो कराए हैं वैसे मंत्रियों को, वैसे पदाधिकारियों को अविलंब केंद्र सरकार हटाए। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर हाथ किसी का है तो वो नरेंद्र मोदी जी का है। आज हमारे युवाओं के नेता राहुल गांधी जी ने भी संसद भवन में आवाज़ उठाया है और उसी आवाज़ उठाने में हम लोग सड़क से सांसद तक करने का काम करेंगे। मोदी जी को जवाब देना होगा कि ये इजराइल से जो आतंकवादी के खिलाफ लड़ने का काम करते उसको सॉफ्टवेयर बना के जासूसी का काम कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी ने भी आज दिल्ली में संसद घेराव का काम किया है और हम युवा साथी भी सड़क से सांसद तक घेरने का काम करेंगे। नहीं तो जल्द से जल्द मोदी जी इसका जवाब दें कि आप ऐसे नेताओं के ऊपर जासूसी क्यों कर रहे हैं। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का बजट पेश किया। इस बजट के माध्यम से केंद्र सरकार की कोशिश व्यापारी, शिक्षक और युवाओं को साधने की रही। वहीं इस बजट को लेकर अब तरह तरह की प्रतिक्रिया भी आ रही है। कोई इस बजट को आम लोगों से जोड़कर देख रहा है तो कुछ इसे चुनावी जुमला बता रहे हैं। ऐसे में धनबाद वासियों का इस बजट को लेकर क्या कहना है, आप भी सुनिए। बजट लगभग हम लोग 40-45 वर्षों से ये देख रहा हूँ कि केंद्र सरकार के द्वारा जब वित्त मंत्री के द्वारा जब बजट पेश किया जाता है तो लोग काफ़ी उम्मीदें लगाए रहते थे और चाहते थे कि क्या हमको मिलेगा, क्या देश के जनता को केंद्र सरकार देने जा रही है। और रेल मंत्रालय का एक अलग बजट होता था, रेल मंत्रालय की ओर से भी बजट होता था। उससे लोग उत्सुक रहते थे जानने के लिए कि कौन सा स्टेट में, कौन सा शहर से कौन सा ट्रेन चलाया जाएगा। ये मोदी सरकार समूचा समाप्त कर दिया। रेल मंत्रालय का जो बजट होता था वो तो समाप्त कर ही दिया, लेकिन कल जो ये बजट पेश किया गया है सीतारमण के द्वारा, आज तक 47 के बाद जो 52 के बाद से ये जो बजट कल पेश किया गया है, ये हम आज तक का सबसे खराब बजट की हम संज्ञा दे सकते हैं। इसलिए कि न उसमें गरीबों के लिए कुछ है, न मध्यम वर्गीयों के लिए है, न मजदूरों के लिए कुछ बोला गया, न नौजवानों के लिए कुछ है। और यहाँ तक कि मध्यम वर्गीय को जो टैक्स स्लैब में, इनकम टैक्स के स्लैब में छूट देना चाहिए था, उसे भी कुछ नहीं किया गया। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि आज तक हम लोगों ने 45 साल में जितना भी बजट देखा, कल का बजट से बहुत घोर निराशा हुई। और हम यही कहेंगे कि आज तक के बजट में कल वाली बजट सबसे खराब बजट हम कहते हैं, इसलिए कि किसी को कुछ प्राप्त नहीं हुआ, ये केवल खाना पूर्ति किया गया। जो नया आम बजट पेश किया गया है कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा, वो पूरी तरह से निराशाजनक और आम आदमी के जो अपेक्षाएं थी उस पर कहीं से खरा नहीं उतरता है। आम आदमी पिछले 2 वर्षों से कोरोना से जूझ रहा था और लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, लोग ये आशा रखे हुए थे कि इस बजट में लोगों को रोजगार के संबंध में कुछ न कुछ ऑफर दिया जाएगा।
लेकिन 2 वर्ष से जो लाखों लोग जिन लोगों ने अपना रोजगार खोया, जिन लोगों की सैलरी आधी हो गई, वो लोग को जो भी अपेक्षाएं थी वो पूरी तरह से फेल हो गई। और क्योंकि इस बजट में बड़ी बड़ी बातें तो काफ़ी की गई हैं, बड़ी बड़ी बातें की गई हैं, मतलब 3 लाख एम्प्लॉयमेंट देने की बात की गई है, लेकिन वो कहाँ देंगे इसका कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। ये बजट 25 साल के बजट की बात करता है, लेकिन अगले साल ये किस तरह से आगे बढ़ेंगे, इकोनॉमी किस तरह से आगे बढ़ेगी, उसका कोई डिटेल इसमें नहीं दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि बजट में जो मिडिल क्लास है, खास करके सैलरीड क्लास जो होता है, इनकम टैक्स का सबसे बढ़िया टैक्स पेयर होता है, जिसके खर्चे से और जिसके स्पेंडिंग से इकोनॉमी जो है आगे बढ़ती है। लेकिन सैलरीड क्लास को कुछ नहीं दिया गया है, और जब तक सैलरीड क्लास का स्पेंडिंग नहीं बढ़ेगा, उसका वो खर्च नहीं करेगा, तब तक इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ सकती है। तो इसी तरह से ये बजट पूरी तरह से निराशाजनक है। इसमें सबसे बड़े सेगमेंट जो वरिष्ठ नागरिक हैं, हमारे सीनियर सिटीजन्स, उनके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। एग्रीकल्चर के बारे में भी कोई खास बात नहीं कही गई है। तो पूरी तरह से निराशाजनक बजट है। और मध्यम वर्ग जो भारतीय माने अर्थव्यवस्था का रीढ़ है, उसको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया है। जहाँ तक हम लोगों ने बजट सुना, बहुत बारीकी से, बहुत आशा भरी निगाहों से हम लोग बजट को देख रहे थे, और लग रहा था कि कुछ विशेष गरीबों के लिए, आम लोगों के लिए, जो मीडियम वर्ग के लोग हैं, उनके लिए कुछ विशेष योजना बनाई जाएगी। लेकिन ये कहानी कहने के लिए बहुत कुछ बोला गया है, लेकिन आप इसी बात से इसका जड़ समझ सकते हैं कि हीरा जो सिर्फ और सिर्फ अमीर लोग ही सोचते हैं और वो खरीद सकते हैं, हीरा को सस्ता कर दिया गया है। हीरा का खरीदारी करिए, हीरा का जेवर लीजिए, आपको सस्ता में मिलेगा। लेकिन उसी तरह से समझिए कि जो निर्मला सीतारमण जी, जो हम लोग एक ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर हैं और देश के अन्य नेता हैं, सबके सलाह से क्या होगा, उन लोगों के दिल दिमाग में तो ये बात जरूर होगा कि आर्टिफिशियल गहना जो नहीं खरीद सकता है, सोना चांदी और हीरा, वो लोग तो आर्टिफिशियल गहना लेते हैं, उसको महंगा कर दिया गया। तेल का दाम बढ़ा दिया गया, रसोई गैस का दाम बढ़ा दिया गया, माने आप महंगाई को चरम सीमा में कर दिया गया है। लेकिन कहीं पर भी राहत देने का कुछ बात नहीं किया। लेकिन इतना बात है कि ये धनिकों के लिए ये बने हैं और धनिकों को धनी बनाने के लिए है, और गरीब फिर वही गरीब रहेगा और भटकता फिरेगा। ये इससे आम जनता संतुष्ट नहीं है, मध्यम वर्ग के लोग संतुष्ट नहीं है, गरीब लोग संतुष्ट नहीं है। और खास करके देखते हैं जो संविधान का रक्षा के अधिवक्ता लोग, उन लोगों के लिए किसी तरह का कोई बात आज तक भी नहीं लाया। जो संविधान का रक्षा करते हैं, देश में कानून को मदद करते हैं, उसको न्याय दिलाने का काम करते हैं, उन लोगों के लिए कोई ऐसा अभी तक प्रावधान नहीं लाया। बहुत आश्चर्यजनक और दुखद बात है। इस बार हम लोग बहुत आशा से अधिवक्ता लोग भी देख रहे थे कि कुछ ना कुछ बात होगा, चाहे वो अधिवक्ताओं के आवास का व्यवस्था करे, बीमा का व्यवस्था कराए, कॉलोनी का बात हम लोग सोच रहे थे, लेकिन सबका सब ढाक का 3 पात साबित हुआ। दोस्त बड़ा दुखद है, हम लोग बहुत दुखी हैं। सरकार कह रही है कि आने वाले 25 साल है, उसमें उस नजरिए से इस बजट को तैयार किया गया। मान लीजिए 25 साल किसने देखा है। वर्तमान समय का जो परिस्थिति है, कोविड काल में, कोरोना काल में कितने लोग काल कवलित हो गए, उसको पूछने वाला नहीं रहा, दवाई के अभाव में मर गए, परिवार लोग बिलख रहे हैं, स्कूल कॉलेज बंद हो गया है, पढ़ाई का अभाव हो गया। और 25 साल बाद वो सरकार, वो खुद जानते होंगे वो सरकार रहेगा कि क्या करेगा। 25 साल का टारगेट लेकर के अपना चल रहे हैं। आम जनता को भलाई होगा तो 25 का जीवन भर रह सकते हैं, हमेशा के लिए रह सकते हैं। लेकिन आम जनता का सुख के लिए, आम जनता का जो समस्याओं का समाधान के लिए संबंध में भी बजट बनना चाहिए, जो बिल्कुल नहीं है सर। बजट हर साल आता है, बजट एक मतलब आईवास की तरह हो गया है। इसमें सरकार पूरी तरह आईवास कर दी है। बजट में मध्यम वर्ग के लिए कुछ भी नहीं किया है, सबसे ज़्यादा छोटे वर्ग के लिए किया, चाहे ऊपर वाले लोग के लिए किया। मध्य वर्ग के लिए छोटे छोटे व्यापारी, मध्य वर्ग के व्यापारी वर्ग यह सोचे थे कि कुछ न कुछ कोरोना काल खत्म हुआ, व्यापारियों को कुछ, मध्यम वर्ग के लोगों को कुछ फायदा होगा, लेकिन ये फायदा नहीं हुआ। और आशा दिखाया गया कि 60 लाख नौकरियां आएगी, 400 ट्रेनें चलेगी, और स्वास्थ्य, एक काम बढ़िया किया कि स्वास्थ्य में उन्होंने ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि अगर कोई भी गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे मध्य, बीमारी में जो खर्च लगता है उसमें कम लगेगा। ये अगर सरकार अगर बढ़िया से करे तो अति सुंदर है। एक और जहाँ हीरा को सस्ता कर दिया गया, आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी है उसको महंगा कर दिया गया है,
इस पे क्या कहना चाहिए कि आप एक श्रृंगार स्टोर चलाते हैं? अब ये श्रृंगार एक से श्रृंगार का और हीरा में अंतर यही होगा कि हीरा में कम इसलिए कर दिया कि सरकार को उसमें रॉयल्टी ज़्यादा मिलेगी, टैक्स उसका रोटेशन कम होगा तो कम बेच के वो ज़्यादा कमा लेगा। रिमिटेशन में ज़्यादा बिक्री होती है इसीलिए उसमें रेट बढ़ा दिया होगा। इस कारण हम सोच रहे हैं आगे सरकार किस हिसाब से सोची वो सरकार बताएगी। बजट तो पूरा हर साल बजट आता है, आईवास खाली होता है। जो मूलभूत की सामान है सुविधा है उसमें कोई नहीं छोड़ा। पहले अब 10 साल 20 साल पहले जो बजट आता था तो लोग टीवी के सामने बैठते थे, उसमें लिखा रहता था कि यहाँ साबुन में दाम घट गया, राशन में दाम घट गया, सोना में बढ़ गया, कपड़ा में घट गया, जूता में घट गया। लेकिन ये सब हटा के आजकल डिजिटल इंडिया की तरफ से करके सब ये सब अंडरग्राउंड कर दिया गया है। खाली ऊपर ऊपर लंबा लंबा दिया है, लेकिन मध्य वर्ग के लोग के लिए, व्यापारी के लोग के लिए। झरिया के भौरा में बीसीसीएल के 4 नंबर पैच आउटसोर्सिंग में चलती हॉल पैक में अचानक आग लगी। चालक ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई, जिसके बाद अग्निशमन विभाग को आग की सूचना दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। हालांकि अभी तक आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया है। धनबाद के गुरु नानक कॉलेज में आज एनसीसी बटालियन के समादेशी पदाधिकारी कर्नल हर्ष सेठी ने 36 एनसीसी झारखंड बटालियन धनबाद को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया, जिनमें एनसीसी धनबाद 36 बटालियन के 25 कैडर्स को सी प्रमाण पत्र दिया गया। इस मौके पर बटालियन के प्रशासनिक अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल शंकर दयाल सिंह, जेएन कॉलेज के एनसीसी पदाधिकारी लेफ्टिनेंट संजय कुमार सिंह और बटालियन प्रशिक्षण अधिकारी मुख्य रूप से मौजूद रहे। वहीं जेएन कॉलेज के एनसीसी पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि 36 एनसीसी बटालियन के सी एग्ज़ाम में उत्तीर्ण कैडेट को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया है, जिसमें अंकित कुमार ठाकुर आरडी किए थे। उन्हें ए ग्रेड और अन्य लोगों को बी और सी ग्रेड दिया गया। मैं एनओ गुरु नानक कॉलेज का लेफ्टिनेंट संजय कुमार सिंह आज हमारे कॉलेज के 33 कैडेट शामिल हुए थे सी के एग्ज़ाम में, जिसमें जो है अंकित कुमार ठाकुर जो उन्होंने 2020 में आरडी किया था उनको ए ग्रेडिंग मिला। बाकी सभी कैडेट को जो बी ग्रेडिंग, 2 बच्चों को सी ग्रेडिंग मिला। इसको आज जो है बटालियन में 36 के हमारे कर्नल हर्ष सेठी ने सभी कैडेटों को सम्मानित किए एवं सर्टिफिकेट देकर मनों को उत्साहित किया गया। कितने बच्चों के बीच आज सर्टिफिकेट दिया गया? कुल जो है 25 कैडेटों को सर्टिफिकेट दिए। धनबाद भाजपा जिला कार्यालय में विधायक समेत कई वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन को सुना, जिसके बाद जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह ने कहा है कि इस बार का बजट आम जनता के हित को देखते हुए पेश किया गया है। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर लोगों को संबोधित कर रहे थे, जिसे सुनने के लिए आज कार्यकर्ता जिला कार्यालय में उपस्थित हुए। केंद्र सरकार के द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया और यह बजट भारत के भविष्य को तय करने वाला बजट है। जिस प्रकार से इस बजट में हर क्षेत्र के लोगों के लिए इस सरकार ने योजनाएं प्रारंभ की हैं और जिस प्रकार से आने वाले 25 वर्षों में एक लक्ष्य रखा है कि यह किस प्रकार से भारत विश्व का एक बहुत बड़ा देश बनने का काम करेगा। ऐसी स्थिति में आज भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को लेकर पूरे देशवासियों को संबोधित करने वाले। धनबाद के नया बाजार स्थित मुस्कान कॉम्प्लेक्स के पास आज एक अजीब सा नज़ारा देखने को मिला, जहां पर एक सांप फन उठाए हुए खड़े थे, जिसे देखने के लिए सैकड़ों लोगों की वहां भीड़ लग गई। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, हालांकि ये मोबाइल से कैच किया गया है, लेकिन ये तस्वीर आपको दिखा रही कि किस तरह से सांप
एक मुस्कान कॉम्प्लेक्स के ठीक सामने सुभाष चौक के पास आप ये तस्वीर देख रहे हैं वहाँ की, जहाँ पर एक सांप निकला और वहाँ पर देखने वाले लोगों की भीड़ लग गई। बाद में सांप पकड़ने वाले को बुलाया गया और उसके बाद इस सांप को उठाकर जंगल तक पहुँचाया गया। ये तस्वीर ऐसे देखने को कम मिलती है क्योंकि आप ये जो जगह है वो काफ़ी ट्रैफिक का जगह है और ऐसे में सांप का होना ये भी संकेत देता है कि कितना, अगर किसी को काट लेता तो शायद उसकी जान भी जा सकती थी। लेकिन फ़िलहाल सभी सुरक्षित हैं और सांप को भी सुरक्षित जंगलों में पहुंचा दिया गया है। तोपचांची प्रखंड मुख्यालय में युवा एकता मंच के बैनर तले उपवास कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व मंच के अध्यक्ष सदानंद महतो ने किया। सदानंद महतो ने कहा है कि तोपचांची अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार व्याप्त है। प्रखंड मुख्यालय भ्रष्टाचार के सारी सीमाएं लांघ चुका है। इस उपवास कार्यक्रम के माध्यम से अपील है पदाधिकारी जनहित में काम करें। उपवास के बाद सीओ को 11 सूत्री मांग पत्र भी सौंपा गया है, जिसमें किसानों को केसीसी लोन माफ़ करना, भूमिहीनों को भूमि देना, रसीद काटना, ऑनलाइन मोटेशन, समय पर जमाबंदी, सरकारी ज़मीन को अवैध कब्जे से हटाना, बोकारो धनबाद से भोजपुरी अंगिका मघी को हटाना समेत कई मांग शामिल हैं। महतो ने झारखंड फिल्म निर्माण तकनीकी सलाहकार समिति से झारखंडी कलाकार मनोज देहाती, विनय तिवारी, विनय दास, सतीश दास, गौतम महतो को स्थान देने, खोटा को राज्य भाषा का दर्जा देना, जेपीएससी और जेएसएससी के लिए पूर्व विधायक राजकिशोर महतो के नेतृत्व में बनाए गए नियमावली को सरकार लागू करने की बात कही गई। बोकारो में जो लगातार जो है भाषा को लेकर चल रहा है, भाषा का जो है अतिक्रमण हुआ है, यह भी एक मांग है कि हम लोग भी इस धरना के माध्यम से जो है मघी भोजपुरी अंगिका को हटाने का मांग कर रहे हैं। और आपको बहुत आश्चर्य होगा कि झारखंड में झारखंड फिल्म तकनीकी सलाहकार एक समिति बना था, जो इस समिति का जो है अध्यक्ष जो है आदरणीय उस समय के आपका मुख्यमंत्री रघुवर दास जी थे। और उसमें भी बताइए कि जो आदमी को खोटा कुड़माली नहीं जानता है और उसको बना दिया इस कमेटी का अध्यक्ष। अनुपम खेर जी जो बॉलीवुड का कलाकार है, उसको बना दिया अध्यक्ष। वो क्या जानता है खोटा के विषय। 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।